सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक है। पहला टॉपिक है इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ये जो कंटेंट है, इफ़ यू आर न्यू लेट मी टेल यू, ये यूपीएससी और जो स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसकी स्पेसिफिक है, तो ये ध्यान में रखना है। इंडिया प्रोग्रेस इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है एंड्रोजन हार्मोन्स एंड देयर रोल इन चिकन्स। तो थोड़ा सा ब्रीफ में साइंस टेक का ये टॉपिक आ जाता है। राइट टू फूड क्राइसिस इन झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार। तो ये भी एक टॉपिक आपका एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में आ जाता है। फूड सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के अंदर भी मेंशन है। केन बेतवालिंग पहले भी डिस्कस किया, ज्योग्राफी का टॉपिक है। राइट टू फूड क्राइसिस इन झारखंड, उड़ीसा, अच्छा चलो ये हो चुका है। राइस ऑफ चाइना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका, ये आईआर का टॉपिक आपका आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री का टॉपिक है। निम्रोड के ऊपर है, ज्योग्राफी मैपिंग का टॉपिक आता है। फिर आपका मेंस का क्वेश्चन जो है, जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर। 10 नंबर पे लिखना है बढ़िया तरीके से। आप आकलन प्लस में जाके अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस आप लिखते हैं उनको आप अपलोड कर सकते हैं, उनका इवेल्युएशन आपका होगा। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो ये नंबर है 9057921649। और सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। द मिशन फॉर कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़ हैज़ रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये किसके द्वारा है, किस स्पेस एजेंसी के द्वारा है। तो ये आंसर लास्ट में डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर होगा। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 50% ऑफ इसमें भी एक्टिव है, तो इसका हिस्सा आप जरूर से बनो अगर सक्सेस आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कोर्स, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल हम लोगों ने रिवर्स कंप्लीट कर ली, नेक्स्ट लेक्चर में पासेस हो जाएंगे, फिर एग्रीकल्चर फॉर जीएस और ये तो पूरा स्टैटिक और करंट अफेयर्स पूरा कवर होगा इसके अंदर। प्रीलिम्स 2025 का पूरा कंटेंट अल्टीमेट तरीके से होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैपिंग आपको जो मैं कवर कर रहा हूँ, कल रिवर्स पूरी इस टाइप से इससे कवर कराइए। ये लेक्चर ही है पूरा, अच्छे अच्छे सोर्सेस बुक है। देखो मेरा जो सोर्स है वो बुक्स ही है। आई विल फॉलो जो भी गुड सोर्स बुक्स हैं वहाँ से ही मैं आपको कवर कराऊंगा। तो वहीं से डायरेक्ट जहाँ से यूपीएससी भी फॉलो करती है। तो 50% ऑफ यूज़ द कोड UPSC25, ये कोड यूज़ करना है। तो ये कोर्स के बारे में लास्ट में हम लोग जानकारी करेंगे। और सारे कोर्सेज के 50% ऑफ के लिए आपका जल्द से जल्द मकर संक्रांति 12 और 13 जनवरी को ऑफर रहेगा आपका, तो आप लोग तैयार रहना। नई टेस्ट सीरीज़ भी आ जाएगी जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम भी एक आएगा, ठीक है। तो वो सब से आप जुड़ सकते हैं। सो पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ इंडिया बैलेंसिंग ऑन ट्विन पिलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन। तो ये इंपॉर्टेंट होता है इस पर ऐसे लिखने के लिए, खास तौर से जैसे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं तो उनमें मेंस का भी प्रश्न आता है, प्लस आपको इनको थोड़ा सा आपके माइंड पे भी रखना है लिखने के लिए। सो इंडिया इज़ एडवांसिंग विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन। तो हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, जिससे कि यूथ जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मॉडर्न इंक्लूसिव प्रोग्रेसिव सोसाइटी, देखो ये सब जो शब्द है ना, ये आपके वोकैब की डायरी में होना चाहिए कि यूथ का क्या रोल हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम एक मॉडर्न इंक्लूसिव जिसमें सभी लोग हों और प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जा सकें। सो इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं एआई में, स्पेस एक्सप्लोरेशन पे, स्टार्टअप्स की बात करें वहाँ पे भी इंडिया ग्लोबल सप्लायर भी बना है वैक्सीन मेडिसिन का। फिर मेनली ये पॉइंट्स आपको ध्यान में भी रखना है कि देखो हम टेक्नोलॉजी में भी जा रहे हैं और अपने जो कल्चरल और सामाजिक वैल्यूज़ को भी आगे जो है लेकर जा रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी में भी देखा जाए तो हम बहुत आगे हैं, विद 90,000 स्टार्टअप्स हैं। उड़ीसा जो है एज अ लीडर माइनिंग इंडस्ट्री टूरिज्म में मेनली इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। और 3 एरियाज़ पे मेनली फोकस भी किया गया है उड़ीसा के कंटेक्स्ट में, बट वैसे आप याद रखो दैट इज़ ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म। तो ये ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म कभी भी आप कोई लिखते हो तो ये वोकैब आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। न्यूज़पेपर का एक और बहुत अच्छा रोल है कि आपको अच्छे एग्जांपल्स मिले, प्लस आपको लैंग्वेज मिले। तो ये लैंग्वेज आप अपनी डायरी एक बना कर रख सकते हैं, वहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में है। फीमेल बर्ड्स कांट रिप्रोड्यूस विदाउट मेल सेक्स हार्मोन्स। तो यहाँ पे जो एंड्रोजन हार्मोन्स है ये मेनली मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से एस्ट्रोजन जो है एंड प्रोगेस्टेरॉन जो है वो सिमिलर रोल फीमेल के अंदर है। तो अभी जो मतलब रिसर्च हुई उसमें कहा गया है कि जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स है फॉर सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फर्टिलिटी इन चिकन्स, तो ये मतलब जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है जो चिकन्स उनमें उनकी फर्टिलिटी डेवलप करने के लिए। अगर मान लो एंड्रोजन रिसेप्टर्स आपका नहीं होगा तो मेनली जो चिकन दैट विल बी इनफर्टाइल। तो ये है।
तो यहाँ पे जैसे अब इसमें लैक ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर फीमेल की बात करें तो वहाँ पे भी एग डेवलपमेंट प्रॉपर आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो प्रश्न कैसा बनेगा, पहली चीज़ तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वी शुड नो व्हाट टाइप ऑफ, इससे कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा। प्रीलिम्स में क्या होता है कि जैसे आप देखोगे तो कई बार हार्मोन्स के रोल पे प्रश्न आता है, उसमें स्टेटमेंट कोई आ जाए या कोई रीजनिंग बेस्ड असर्शन रीजनिंग का आ जाए या वन लाइनर टाइप कोई प्रश्न आ जाए। तो यहाँ पे एंड्रोजन जो हार्मोन्स है उनका भी एक, जैसे अब अगर आपसे ये लिख दे, ये लाइन अगर आप लिख दिया जाए कि एंड्रोजन हार्मोन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग डेवलपमेंट एंड लेइंग इन, है ना, या फिर एंड्रोजन हार्मोन्स ऑल्सो हैज़ अ रोल इन फीमेल डेवलपमेंट इन चिकन। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, एंड्रोजन तो बेसिकली इट्स मेनली रिलेटेड विथ मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, तो कैसे हो सकता है। तो ये थोड़ी सी आपकी जानकारी का एक्सटेंशन है, किताबों में भी ये सब अभी मेंशन्ड आपका नहीं हो सकता है। तो एंड्रोजन जो है रिड्यूस बॉडी वेट इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बस याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रिवर लिंकिंग के कंटेक्स्ट में है, रिवर इंटरलिंकिंग के कंटेक्स्ट में। तो देखो ये मैंने माइंड मैप आपको ऐसे बना के मैं दे रहा हूँ। तो अगर आप करंट अफेयर बैच का हिस्सा हैं या प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर बैच में भी लॉन्च 15 तारीख से क्लासेस आपको मिलेंगी, अगर आप उनका हिस्सा हैं तो इसी तरीके से आपको नोट्स रहेंगे, उन्हीं से डायरेक्ट पढ़ेंगे और आपको फटाफट रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। बाकी अभी हम इस पर डिटेल में वी विल प्रोसीड, ठीक है। तो अगर आप इसको जैसे देख रहे होगे इफ कैन सी, तो केन बेतवा का है। तो अभी फाउंडेशन स्टोन आपका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। मेनली बुंदेलखंड में वाटर स्कैर्सिटी को कैसे कम कर, इस पर फोकस किया गया। तो केन बेतवा रिवर को लिंक किया गया है। पर मेन पर्पस क्या है, वाटर स्कैर्सिटी को दूर करना, वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट करना। डैम का लोकेशन तो कहा गया है कि अगर डैम बनेगा तो पन्ना टाइगर रिजर्व का काफ़ी हिस्सा डूब सकता है, कई सारा एरिया सबमर्ज हो सकता है, कई, है ना। तो ये भी है, क्रिटिसिज्म भी है, मिसप्लेस्ड मॉडल जो वाटर स्कैर्सिटी को हम, मतलब कहा जाता है कि अगर आप ऐसे पानी की स्कैर्सिटी को दूर करना चाह रहे हो तो इससे कई इकोसिस्टम और बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस भी हो सकते हैं। फिर इंटर बेसिन वाटर जो ट्रांसफ़र हिस्ट्री है उतना मतलब उसका ये एक एग्जांपल भी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 45,000 करोड़ भी होगा। इसका सामाजिक एनवायरमेंटल कॉस्ट है। तो जैसे एनवायरमेंटल कॉस्ट मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे जो इकोसिस्टम है, जैसे मान लो कहीं पानी पहले नहीं था, वहाँ बहुत पानी आ गया, जहाँ पानी चाहिए था वहाँ पानी नहीं है, तो उस केस में पूरा आसपास की इकोलॉजी अफेक्ट होगी, हैबिटेशन, तो बहुत सारे लोग को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल रिवर डेथ एंड इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन, रिवर, क्योंकि रिवर का जो नेचुरल ई फ्लो है दैट विल बी अफेक्टेड और इकोसिस्टम भी काफ़ी होगा। सोशल कॉस्ट में हाई फाइनेंशियल बर्डन भी कॉमन मैन के लिए हो सकता है। रिवर इको सर्विसेज जो, मतलब जो रिवर एक रोल प्ले कर रही है तो वो भी अफेक्ट होगा, क्योंकि नेचुरल फ्लो का अफेक्ट होगा। ग्लोबल एग्जांपल ऑफ फेलियर जैसे किस्मेमी रिवर और अराल सी डिज़ास्टर का एग्जांपल दे रखा है कि इनका मतलब जैसे ये वाटर लिंकिंग कर, रिवर लिंकिंग करके आप वाटर मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, बट ये इतना सक्सेसफुल बहुत जगह नहीं हुआ है जैसा हम सोच रहे हैं। सो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि मेनली जो वाटर क्राइसिस का रीज़न है वो इनएडिक्वेट मैनेजमेंट और करप्शन भी है। प्रॉपर एक वाटर पॉलिसी जैसी होनी चाहिए वैसा नहीं है। इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट टेक्निक अगर हम डेवलप करते हैं जैसे इजराइल में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स देखो, अभी ये फटाफट आपका पूरा आर्टिकल रिवाइज होगा, कितना 2 मिनट भी आपको नहीं लगेगा। तो यही प्रयास है इस टाइप का कंटेंट आपको देने का। तो यही सारी बातें इसमें पूरे आर्टिकल के अंदर जो है पूरा जो डिटेल्ड आर्टिकल्स है वहाँ पे आपका मेंशन है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब जैसे यहाँ पे जैसे सपोज़ करो अगर आपसे प्रश्न बनाता है, पूछा जाए कि जो भी रिवर वाटर लिंकिंग हम कर रहे हैं या रिवर लिंकिंग कर रहे हैं तो उसका सामाजिक कॉस्ट क्या होगा। तो इको सर्विसेज ऑफ रिवर की बात करें तो इट प्रोवाइड एसेंशियल इको सर्विसेज बहुत सारी है, क्योंकि देखो रिवर फ्लो करती है, उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें उस रिवर पर ही निर्भर करती है, खासतौर से जो इकोसिस्टम का है। फिर डेल्टाइक इकोसिस्टम है, तो डाइवर्टिंग रिवर वाटर कैन स्टार्व डेल्टाइक रीजन। अगर मान लो सपोज़ जो डेल्टा है ना, तो रिवर बह के जाती है, फिर उस पर सेडिमेंट कैरी होता है, फिर उससे वो जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, डेल्टा के रंग अलग अलग आपकी अपनी एक इकोलॉजी जो है रहता है, तो इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। जैसे इंडस डेल्टा डिक्लाइन में भी देखने को मिला कि जो भी हमने डैम बनाए और दूसरी चीज़ें जो की उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। फिर कई सारे जैसे किसिसिमी रिवर जो है फ्लोरिडा में है, अराल सी है, ये भी फेलियर देखने को मिला है। रीज़न अगर वाटर क्राइसिस का जैसे उन्होंने हाईलाइट किया है दैट इज़ क्या, जो एक प्रॉपर हमें मैनेजमेंट करना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए, करप्शन है
ये सब फैक्टर्स आपका है। होलिस्टिक मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी आपका होना चाहिए। इजराइल से हम सीख सकते हैं कि इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट हम फोकस कर सकते हैं। अब देखो इतना अल्टीमेट तरीके से अगर आप फटाफट रिवाइज आपने कर लिया तो पूरा आर्टिकल हो गया। अब इसमें ये नहीं कि आर्टिकल में आपको एक पॉइंट ढूंढ रहा है, सर ये वाला पॉइंट भी करते, ये वाला पॉइंट भी करते। पॉइंट सिर्फ इतना समझने, कोई टॉपिक है, उस टॉपिक का आपका होलिस्टिक कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। तो वो आपका आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको वाटर लिंकिंग भी प्रश्न आता है तो उसका सामाजिक कॉस्ट है, तो आपका एक माइंड का जो थॉट है वो उधर चला जाए कि अच्छा अगर सोशल कॉस्ट क्या हो सकता है, एनवायरमेंट कॉस्ट क्या हो सकता है, अच्छा क्या बेनिफिट हो सकता है, ऐसा क्या ज़रूरत है कि हमें करना। बुंदेलखंड में वाटर क्राइसिस एक बड़ा इशू है, तो उधर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज राइट टू फूड और स्ट्रगल विद द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो जब भी हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द फूड सिक्योरिटी, तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे मेंस का क्वेश्चन भी मैंने आज के ऐसे दिया है कि जो फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, फूड की एक्सेसिबिलिटी की बात होती है, और फूड की अफोर्डेबिलिटी की बात होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उगा भी रहे हो बट रीच नहीं कर रहा है, रीच कर रहा है तो बहुत महंगा है, तो ये सब कुछ फूड को अफेक्ट करता है। राइट टू फूड मतलब देखो कोई भी गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिक जो चीज़ें हैं, रोड है, पानी है, फूड है, ये सब चीज़ें, हेल्थ है, ये कम से कम अमाउंट में होना चाहिए, या फिर ऑलमोस्ट कोई कॉस्ट ही नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे देखो, जहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम पूरा धाराशाही होता है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आ जाता है। तो जैसे जैसे इन सेक्टर्स में, एजुकेशन, हेल्थ में गवर्नमेंट सिस्टम धाराशाही हुआ है डेवलपिंग सोसाइटी, जैसे डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में प्राइवेट सेक्टर आ गया। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर कॉस्ट पे होता है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट पे होता है। तो वो जिनके पास रिसोर्सेस है वो उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न भी है, सरकारों के लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न है, बिकॉज उनकी बेसिक जिम्मेदारी क्या है, बेसिक जिम्मेदारी ये बेसिक चीज़ें देने की है। और अगर आपका सिस्टम उस पर अगर इतना अफेक्टिव नहीं है तो वी नीड टू वर्क ऑन इट। टेक्नोलॉजी के माध्यम में जैसा भी हम करना चाहें हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, राइट टू फूड की बात की गई है, 2023-24 में भी काफ़ी है। फूड सिक्योरिटी की बात की गई है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की उनकी वेलफेयर की बात की। झारखंड पीडीएस इशू है, तो कई फैमिलीज पीडीएस से रिमूव्ड हुई है। एसेंशियल फूड सप्लाई एक्सेस जरूरी है, फूड सप्लाई है ना, एसेंशियल फूड जो है वो रीच करे सभी तक। हाउस होल्ड कट ऑफ फ्रॉम पीडीएस, स्ट्रगल, डेली मील के लिए स्ट्रगल का केस बिहार में देखा जाए तो कई कम्युनिटी उससे अफेक्ट हुई। स्पेसिफिक किसी कम्युनिटी का नाम लेना ठीक नहीं है, मतलब राशन कार्ड का प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। प्रॉब्लम्स क्या है, एनरोलमेंट और एक्सेस इश्यूज हैं पीडीएस में, कि जिनको एनरोल करना चाहिए तो उनका एनरोलमेंट प्रॉपर होना चाहिए, सब एक्सेस कर सकें। प्रॉपर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए। फिर डॉक्यूमेंटेशन की बात कर, लीगल बेसिस होना चाहिए फॉर डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारे जैसे अब जो भी सिस्टम है, अब जैसे पीडीएस में कोई आता है, मान लो आता है तो वहाँ कोटेदार होता है, कोटेदार अपने हिसाब से इधर उधर बांट रहा है, पैसा ऊपर से नीचे सब जगह जाता है। ये सब चीज़ें गाँव में जाओ सबसे बात करो, दे आर अवेयर अबाउट इट, बट हम लोग ऊपर साइड जब पढ़ते हैं तब शायद ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं जाती हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का एक्सप्लॉयटेशन है, तो रोल ऑफ मिडिल मैन है, राशन कार्ड बहुत लॉन्ग वेट देखने को मिलता है। सो फूड एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, अब उसको हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे जैसे 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 झारखंड में बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो रिमूव कर दी गई। उड़ीसा में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी कहा गया कि सेम अलार्मिंग ट्रेंड देखने को मिला है, हाउस होल्ड बिंग कट फ्रॉम द पीडीएस। बिहार में पीडीएस स्ट्रेटजी देखने को, ये एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, एक जहाँ पे लाइक स्पेशली ऑफ द मुसहार कम्युनिटी विच हैज़ बीन सीवियरली अफेक्टेड, वो कास्ट पॉवर्टी का सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स है। तो देखो सबकी प्रायोरिटी कि अच्छा तुम हमें वोट दो, हम तुमको इससे पीडीएस की ये सुविधा देंगे या जो भी है। तो एक रूल्स रेगुलेशन और प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए जिसके माध्यम से चीज़ें हों। फिर यहाँ पे मुसहार कम्युनिटी का आप मेंशन कर सकते हैं थोड़ा बहुत एग्जांपल के रूप में, बट अब ये गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें हैं वो हम मेंशन कर सकते हैं। इसमें आर्टिकल में इन्होंने चीज़ें कही है, तो आप कह सकते हो कि मतलब एज़ पर द मीडिया रिपोर्ट, एज़ पर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, तो उसमें ये जो पीडीएस में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था, तो वो काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं उनको फेस करना पड़ रहा है, मतलब जो फूड सप्लाई एक्सेस करने में उन्हें इश्यूज़ जो हैं फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इश्यूज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक तो एनरोलमेंट एक्सेस इशू, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और करप्शन पीडीएस सिस्टम के अंदर, ये पॉइंट्स आपको याद रखना। फिर लीगल बेसिस फॉर डॉक्यूमेंटेशन, जैसे गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिक्वायर वेरियस डॉक्यूमेंट फॉर राशन कार्ड एप्लीकेशन, जिसमें आधार, कास्ट, इनकम, रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट है लीगल बेसिस लैक करते हैं। तो क्योंकि क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो वहाँ पर ना ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मेंशन, ना पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर पे मेंशन है। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर कैसा क्या है, तो वो थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। बर्डन हो ब्यूरोक्रेसी का, रेड टेपिज्म, फाइल आ रही है किसको क्या इंक्लूड करना है, जैसे
है ना। तो वहाँ पे नीचे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और नीचे जब जाओगे पंचायत में जो पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव जिसे हम कहते हैं, या प्रधान जो है उनका क्या रोल होता है, वहाँ पे करप्शन बहुत होता है। एक बार कोई प्रधान बन गया, फिर देखो अगले 5 साल में उनका जो इकोनॉमिक वेल्थ ग्रोथ होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। इसका मतलब चीज़ें ठीक ठाक नहीं है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव करना। देखो जो स्टेट्स पीछे रहते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार या उत्तर प्रदेश की बात करोगे, तो जब सिटीजन्स अवेयर नहीं हैं और सिस्टम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे फिर ये जो ऐसे स्टेट्स ग्रो भी नहीं करते हैं। तो यही एक कारण होता है। अगर आप कंपेयर करो किसी देश को भी, आप सोमालिया, माली या किसी भी मतलब अफ्रीकन कंट्रीज में भी जाओगे, तो वहाँ सिस्टम या इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिटीजन्स जो हैं वो इतने अवेयर नहीं है। तो इस वजह से चीज़ें क्या है कि वहाँ पे जैसी तैसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखना है कि हम इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मतलब अवेयरनेस बढ़ाएं और सरकारी तंत्र का एक हिस्सा होना चाहिए जहाँ पे सरकारी तंत्र जो है चीज़ों को बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट जो है वो करे। फिर यहाँ पे एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का जो एक्सप्लॉयटेशन, उसको कैसे जो है रोका जाए, लैक ऑफ रिसोर्सेज, नॉलेज जो है कैसे एप्लीकेशन, क्योंकि देखो आज के टाइम पे आप तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपको भी किसी फॉर्म को भरना पड़ता है तो 4 बार आप पूछते हो ये कहाँ भरे, इस पर क्या लिखना होता है, ये कैसे होगा। अब किसी कम्युनिटी को आप बोल रहे हो कि चलो यार तुम, जिनका डिजिटल लिटरेसी 0 है, ठीक है, जिन्होंने लैपटॉप फ़ोन कभी ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, तो अब उनसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई भरेगा तो कहेगा इतना मुझे चाहिए, तुम्हारा मैं करा दूंगा, तुम मुझे इतना दो। ये सब दिक्कतें जो हैं समाज के अंदर देखने को मिल रही। राशन कार्ड में बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बहुत लंबा टाइम भी लग रहा है। तो इन चीज़ों को है, क्योंकि फूड एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है, तो हम पीडीएस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें, खासतौर से झारखंड, उड़ीसा, बिहार जैसे रीजन में हम इन चीज़ों को करें। नेक्स्ट देखते हैं चाइना लॉन्ग गेम इन अफ्रीका। चाइना का प्रेजेंस अफ्रीका के अंदर काफ़ी अधिक बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कहा ही गया है, देखो चाइना के अंदर अफ्रीकन लीडर्स को ट्रेन किया जा रहा है। अब देखो उनका दिमाग देखो, अफ्रीका रिसोर्स रिच है, बड़ा कॉन्टिनेंट है, फ्यूचर के अंदर उसका प्रेजेंस और इम्पोर्टेंस बहुत अधिक बढ़ेगा। तो चाइना कोशिश कर रहा है कि प्रो चाइना लीडर्स डेवलप करे, अपना पॉलिटिकल क्लाउड जो है वो करे। हम जैसे भारत क्या करते हैं, भारत कोशिश करेगा कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, कल्चरल लेवल पे हम वहाँ तक रीच करें। बट ये क्या कर रहा है, वो अपना कि ऐसे लीडर बनाया जाए अफ्रीका में जो कि प्रो चाइना हो, पॉलिटिकल क्लाउड अपना बढ़ाए, और फिर अपना जो अफ्रीका का स्ट्राइज जो है वो बढ़े वगैरह। तो यहाँ पे है ना, तो ये कोहेरेंट लिबरेशन पार्टीज़ लाइक है ना। तो यहाँ पे एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो गवर्नेंस कैपेबिलिटी, नेटवर्क ऑफ सपोर्टिव लीडर्स, मीडिएशन, डायलॉग्स, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी चाइना का जो इन्फ्लुएंस है अफ्रीका के अंदर वो तेज़ी से आपका बढ़ रहा है, और इस्टेब्लिश किया है इन्होंने मावालिमू जूलियस न्यारे लीडरशिप स्कूल तंजानिया के अंदर, पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल है। अब इसमें मेनली क्या है, ये स्ट्रेटजिक मूव इसलिए है कि ये अपने अफ्रीका के जो लीडर्स उनको ट्रेन करना चाहते हैं, है ना। ये चीज़ है कि ख़ास तौर से ऐसे ट्रेन करना कि वो जो चाइना का है ना, कि चाइना के प्रति पॉजिटिव सोच हो, और चाइना का जो रिश्ता उसको सॉलिडिफाई करे अफ्रीका के साथ। इसका कॉस्ट लगभग $40 मिलियन है। ये जो है मेनली पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम वेरियस अफ्रीकन नेशन, उनको ट्रेन करने की बात की गई। पर्पज़ इसमें प्राइमरी मोटिवेशन क्या है कि न्यू जनरेशन ऑफ अफ्रीकन लीडर्स है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट मॉडल के प्रति सिंपैथेटिक हों, पॉजिटिव हों। 40 मिलियन इन्वेस्टमेंट इसमें किया भी गया है, नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन बट चाइना का पॉलिटिकल क्लाउड अफ्रीका में बढ़े, लीडरशिप और इन सब में इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है कि जो भी लीडर है वो चाइना के प्रति, इससे ही वो पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं कि जो लीडर ही डिसीजन मेकिंग करेंगे और वो प्रो चाइना रहेंगे तो फिर वो वैसे ही वो चाइना का अपना प्रेजेंस वहाँ बढ़ जाएगा। चाइना रिलेशनशिप अफ्रीका ये नया नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रयास अफ्रीकन नेशन के साथ उसने किया भी है। और यहाँ पे यहाँ पे लगभग जो फर्स्ट कोहॉर्ट मावालिम्यू जूलियस नेरेस लीडरशिप स्कूल है, इसमें 120 ऑफिशियल मेंबर्स लाइक साउथ अफ्रीका, ये सब बड़े जो देश हैं वो इंक्लूडेड है। और है ना, और उसके बाद जो रोल है ऑफ लिबरेशन पार्टी, रोल ऑफ लिबरेशन पार्टी जो इन कंट्रीज़ में वो भी एक रोल प्ले किया है बाय अलाइनिंग विद दीज पार्टीज। चाइना इंश्योरिंग दैट दिस इन्फ्लुएंस रिमेन स्ट्रॉन्ग इन द रीजन, मतलब वो अपने इन्फ्लुएंस को इस रीजन में बढ़ा के रखना चाहता है। तो चाइना का जो बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा एक जो ऑब्जेक्टिव यही है कि इन देशों में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाए, पॉलिसी मेकिंग में अपना प्रेजेंस रहे, अपने इंटरेस्ट को इंश्योर कर सके,
करके, तो इसके लिए वो पूरा ऐसा लीडरशिप डेवलप कर रहा है। फिर जो अपना रिलेशनशिप वो पॉलिसी मेकर्स के साथ बना रहा है, जैसे लिबरेशन पार्टीज़ हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, उनके साथ अपने रिश्ते डेवलप कर रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आएंगे तो उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा। तो एजुकेशनल रिसोर्सेज और गवर्नेंस कैपेबिलिटी थी, यहाँ पे एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करके गवर्नेंस कैपेबिलिटी तो बढ़ा ही रहा है, बट अफ्रीकन लीडर्स को भी एक तरीके से चाइना के प्रति जो है वो इंक्लाइन कर रहा है। ऐसा तो क्या, मतलब पहले तो यही कहेंगे देखो हम एजुकेशनल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हम डेवलप करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, अफ्रीकन भी खुश होंगे कि ठीक है हमारे ये, बट जो भी एजुकेशनल रिसोर्सेज उसके माध्यम से ऐसे लीडर बनाना जो कि अफ्रीका में चाइना के प्रेजेंस को इंश्योर करेंगे। तो ये गेम ऑफ इन्फ्लुएंस है जिसपे चाइना मल्टीपल स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहा है। मीडिएशन डायलॉग एज टूल फॉर इन्फ्लुएंस, है ना, ऑन मीडिएशन है, डायलॉग है, देशों के साथ मतलब बातचीत करना, मध्यस्थता करना, इसके माध्यम से भी चाइना अपने प्रेजेंस बढ़ा रहा है। चाइना जो है इंटरनेशनल मीडिएशन में भी आप कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण, मीडिएशन मतलब बहुत मध्यस्थता, बहुत सारे इश्यूज डिस्प्यूट्स में चाइना कर ही रहा है कई सारे लेवल पे, जैसे साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ईरान की बात हो या और कई जगह पे है। तो अपने आप को एक इंटरनेशनल मीडिएशन के रूप में कि देखो मैं हम मध्यस्थता करके हम है ना, तो उससे भी अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता है। अफ्रीकन पॉलिटिक्स में काफ़ी समय से एक आप कह सकते हैं कि चाइना का प्रेजेंस भी है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, मिलिट्री एंडेवर्स कई उसमें सपोर्ट भी किया है। तो लॉन्ग हिस्ट्री भी चाइना की रही है अफ्रीका के अंदर प्रेजेंस की। और इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में भी चाइना तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहा है। पॉलिटिकल स्कूल्स में भी बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल इलाइट्स या पॉलिटिकल स्कूल्स में भी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहा है। फिर रोल ऑफ स्टडी टूर्स इन पब्लिक डिप्लोमेसी, तो स्टडी टूर करना हैव बीन कॉर्नरस्टोन चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी, जिसमें जो अफ्रीकन ऑफिशियल वो चाइना विजिट करते हैं लेक्चर कल्चरल एक्सचेंज के लिए, अब उससे वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं चाइना के प्रति। अब वही फिर अपना ओपिनियन जब देंगे तो दूसरे जो लोग हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें भी ऐसे कई एरियाज़ में प्रयास करना चाहिए। तो जैसे जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस अफ्रीका के अंदर होगा तो इससे एक तरीके से दोनों जो है रेसिप्रोकल रिलेशंस भी होंगे, अफ्रीका भी चाइना के प्रति इंक्लाइंड आपका रहेगा। और फिर यहाँ पे चाइना अपने इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट कर ही सकता है, दूसरा देश जो अगर आता है तो उसके भी इन्फ्लुएंस को रिड्यूस जो है कर रहा है। फिर साथ में जो अपोजिशन पार्टीज उसको भी नर्चर चाइना जो है कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइंड है चाइना, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी नर्चर कर रहा है, जिससे कि चाइना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट देखते हैं इंडस स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंस की बात इसमें की गई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि तमिलनाडु ने आई थिंक बोला है कि जो भी डेसिफर करेगा इंडस की इन स्क्रिप्ट्स को हम इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे, तो इस पर चर्चा हो रही है। तो लगभग 2000 साइट्स है अक्रॉस 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ओवरव्यू इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा, तो अर्बनाइजेशन, टाउन प्लानिंग, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, कई सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस भी है। और इसका मतलब स्कोप इंडस वैली सिविलाइजेशन का इजिप्ट से मेसोपोटामिया से भी ऊपर है। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे कई मतलब माना जाता है कि प्रोटो द्रविडियन जो सदर्न एरिया में जो एक कल्चरल कंटेक्स्ट है, द्रविडियन रेफरेंस भी है, कई लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज एविडेंस भी है। तो यहाँ पे ब्राहुई लैंग्वेज द्रविडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे कहा भी गया है कि कुछ अमाउंट भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये लगभग 1 मिलियन का प्राइस जो है एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि वो प्रोवाइड करेंगे। और ये जो डिक्लेरेशन है मेड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपका जो हुआ था ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि पहली बार 1924 में रिपोर्ट की गई थी जॉन मार्शल के द्वारा। फिर इसका जो कनेक्शन है द्रविडियन कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या कल्चर है, क्या लिंकेज है, उस पर भी फोकस करने की बात की गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और लगभग 2000 साइट्स तक ये प्रेजेंट भी है। इसका वाइडर जोग्राफिकल स्कोप है, मतलब इसका प्रेजेंस वाइडर है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा है ना, इजिप्ट और मेसोपोटामिया से भी अगर कंपेयर कर, अर्बनाइजेशन के लिए है, अर्बन लाइफ है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ, प्रॉपर टाउन प्लानिंग, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है मेनली है ना, बिकॉज इट्स स्ट्रेटजिकली लोकेटेड एंशिएंट माइग्रेशन रूट पे लोकेटेड फ्रॉम सेंट्रल टू वेस्टर्न एशिया टू इंडिया। तो इसलिए सब कल्चरल रेलिवेंस है, पहले के टाइम पे कल्चरल कैसे आपका कल्चरली कैसे एक दूसरे से जुड़े थे। तो इंडस स्क्रिप्ट रिमेन्स अनसॉल्व्ड, तो इस पर काफ़ी सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं कि इसको कैसे इंटरप्रेट और डेसिफर किया जाए, मतलब किस टाइप से इसको जो भी लिखा है क्या लिखा है वो देखा जाए और फिर उसको डिकोड किया जाए, इस पर भी प्रयास जो है किया जाएगा। द्रविडियन हाइपोथेसिस मतलब उनकी जो सोच है कि ये कहा गया है कि कहा गया है कि जो स्क्रिप्ट एंड कोड्स आर लैंग्वेज लाइकली रूटेड इन द्रविडियन फैमिली, मतलब स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी भाषा है जो द्रविडियन फैमिली से जुड़ी है।
तो इससे अगर होगा तो वो अपना एक कल्चर जो द्रविडियन कल्चर है उसको एक डोमिनेंस मिलेगा। जैसे उसमें ब्राहुई लैंग्वेज जो इंडस रीजन के अंदर है, या द्रविडियन इन्फ्लुएंस प्राकृतिक डायलेक्ट्स में क्या है, तो द्रविडियन जो कल्चर सदर्न इंडिया में फॉलो किया जाता है उसका क्या इन्फ्लुएंस ओवरऑल आपका होगा। तो कल्चरल सुप्रीमेसी मतलब एक कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में भी आइडिया आपका लगेगा। तो अनाउंसमेंट ऑफ $1 मिलियन प्राइज़ इसमें हाईलाइट जो है वो भी आपका किया गया है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिसर्च करें। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने पिक्चर दूसरी लगा दी। निमरुड जो है, निमरुड ये IR के पेज में आपका आया है। निमरुड आपको याद रखना, ये मॉडर्न डे इराक के अंदर लोकेटेड है। इसकी स्थापना 13th सेंचुरी BC, नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये ज्योग्राफी मैपिंग के अंदर है। इसमें बहुत सारे पैलेस टेम्पल्स और ये सब हैं। और असायरियन एम्पायर जो था अंडर किंग अशुर नसिर पाल II, तो उसके द्वारा ये एम्पायर किया गया था। फिर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2014 में डिक्लेयर किया गया था। अब ये असेरियन एम्पायर जो है वो वन ऑफ द एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जिसमें बहुत ही एडवांस कल्चर और पावरफुल मिलिट्री थी उस समय। और ये बहुत पुराने समय में 2500 BC से 605 BC में था आपका। और ये मॉडर्न डे ईरान, सीरिया इसको कवर भी किया है। ये पूरा जो रीजन है काफ़ी डिस्ट्रॉय भी हुआ है। और ये ब्रूटल मिलिट्री टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता था। इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर्स जो है इसने बनाए, पैलेस, टेम्पल्स और ये सब। एंड काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन लिटरेचर, साइंस और आर्ट में भी इस एम्पायर का रहा है। तो देखो ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में नहीं है, बट एक UPSC की नज़र आप देखोगे तो ये प्रश्न बन सकता है। ये IR का जो पेज है, ER मतलब IR का पेज ई पेपर के अंदर, वहाँ से टॉपिक मैंने पिक किया, बट कंटेंट अपने हिसाब से डेवलप करके आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। ये जो मैंने स्टार्टिंग में दिया था इसका आंसर है, इसरो ने किया है, इस पर हमने डिस्कस भी किया है। लोहड़ी और मकर संक्रांति ऑफर 12-13 जनवरी को आ रहा है। ये ऑफर क्या आप वेट करें, पूरे कोर्स में इसमें 50% ऑफ रहेगा। और नए कोर्सेज भी जो आएंगे उनको भी आप जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स पर 50% ऑफ चल ही रहा है। UPSC 25 आपको कोड यूज़ करना है इसमें। और ये अभी मैंने रिवर्स आपको कंप्लीट करा दी हैं सारी। अब पासेस हैं, फिर एग्रीकल्चर फॉर GS, और ये बहुत अल्टीमेट कोर्स है, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा। और प्लस आपका कवरेज बहुत अल्टीमेट होगा। और ठीक है, तो ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। और बुक सीरीज़ के अंदर भी मैंने स्पेक्ट्रम के लेक्चर डालना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे ये कोर्स है। कोर्स के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करो, सौरभ पांडे CSE ऐप को। कोई क्वेरी है तो 9057921649 जो है इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। साइंस टेक का भी सेपरेट कोर्स है, बट क्रैश कोर्स के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। कंप्लीट कोर्स जो है आपका 2 इयर्स प्रीलिम्स करंट अफेयर भी आप सेपरेटली जुड़ सकते हैं, बट क्रैश कोर्स में ये भी इंक्लूडेड है। सारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप saurabhpande.upsc.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9057921649। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग जरूर से डाउनलोड करें। और ये अलग से टेलीग्राम चैनल है हिंदू सेशन के लिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन आप देख लें, फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आंसर जरूर से लिखें, लिखने की आदत डालें। और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर मैसेज करें। और ये एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप अपना आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।